उत्तराखंड में अगले साल से मदरसों में लागू होना है ड्रेस कोड। एनसीईआरटी का कोर्स भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की तैयारी। उत्तराखंड के मदरसे ऐसा करने वाले देश के होंगे पहले मदरसे। धामी का एक्शन देखकर कट्टरपंथी मुसलमान हुए सॉफ्ट। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनने से विश्व में होगी अलग पहचान। संत समाज ने किया स्वागत। व्यापार पर होगा बड़ा असर। विकास प्राधिकरण को कॉरिडोर बनाने की दी गई अनुमति। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में हुए कई फैसले। धामी सरकार ने 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए पारित। कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मिलेगी मुफ्त किताबें। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। ब्लैकलिस्ट दवा की सप्लाई की साजिश का हुआ भंडाफोड़। गलत शपथ पत्र देकर दवा की हो रही थी तैयारी। देहरादून पुलिस ने लिया संज्ञान। कार्रवाई जारी। सतपुली में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत डॉक्टर पर हुई कार्रवाई। डॉक्टर को किया गया निलंबित। कर्मियों से अभद्रता करने का था आरोप। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को दी थी धमकी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड को हिंदू तीर्थ स्थलों के कारण देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है और अब नए शिक्षा सत्र से मदरसों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार नए शिक्षा सत्र से वक्फ बोर्ड के अधीन मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल से मदरसों में ड्रेस कोड लागू होने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी का कोर्स भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की तैयारी में है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अप्रैल 2023 से ये नए बदलाव लागू करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मदरसे देश के पहले मदरसे होंगे जिनमें इस तरह के बदलाव होने वाले हैं। इन मदरसों में शिक्षा का पुष्कर सिंह धामी मॉड्यूल कहा जा रहा है। दरअसल एक ड्रेस कोड भी यहाँ लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7 मदरसों को मॉडल बनाया जाएगा जिनमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ सकेंगे। तो वहीं सशक्त भूमि कानून के लिए कमेटी भी बनाई गई है। जबरन धर्मांतरण जैसे कानून को और ज्यादा कठोर भी बनाया गया है, जिसे देखकर अब देवभूमि के कई कट्टरपंथी मौलानाओं के सुर भी बदल गए हैं, जो हमेशा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब धामी का ताबड़तोड़ एक्शन देखकर कट्टरपंथी मुसलमान अब राष्ट्रवादी बनते जा रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है उनकी और होना भी चाहिए कि हम बच्चों को दोनों चीज़ें दे सके, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे वो दुनियावी तालीम हो। और ख़ुद हमारी भी यही सोच है। इंशाल्लाह हम भी ये जल्दी ही शुरू करेंगे। देखिए, ड्रेस कोड का जहाँ तक मामला है, ये तो है नहीं कि ड्रेस कोड सिर्फ पैंट शर्ट ही हो सकता है। कुर्ता पजामा भी ड्रेस कोड हो सकता है, चाहे वो एक ही कलर का हो सब बच्चों के पास। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कल्चर को ध्यान रखते हुए ड्रेस कोड बनाई जा सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो पैंट शर्ट ही हो। कुर्ता पजामा भी हो सकता है, चाहे वो सिर्फ एक ही कलर हो सब बच्चों के पास। जैसे आपने पैंट शर्ट एक ही कलर के देखे होंगे, कोट वगैरह और जैकेट वगैरह, ट्रैक सूट वगैरह, ये सब हो सकता है। कुर्ते पजामे के अंदर भी ड्रेस कोड हो सकता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा तो हम ये तो छोड़ नहीं सकते कि हम कुर्ता पजामा छोड़ दें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि कुर्ते पजामे को ही ड्रेस कोड बना सकते हैं और इस पर हम इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। नहीं, उससे ये मतलब थोड़ी ना है कि जो फ़िलहाल पढ़ाई चल रही है उसको छोड़ दिया जाएगा। साथ में वो तो साथ में लगाने वाली चीज़ है ना, और ये तो अच्छी बात है। इसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ें हमें हासिल होगी। एक तो हमको मिल ही रही है पहले से, एक तो हम दे ही रहे हैं बच्चों को। दूसरी चीज़ है कि जिन बच्चों को ये तालीम नहीं मिल सकती दुनियावी, उनको वो भी मिलेगी, तो इसमें फ़ायदा है उनका। आप समझिएगा, सीबीएसई बोर्ड जानते हैं, आईसीएसई बोर्ड जानते हैं, उनके सबके अपने अपने स्कूल हैं। सबका ड्रेस अलग अलग है। आप सेंट जोसेफ में जाइएगा, ड्रेस अलग है। सेंट जूज में जाइएगा, ड्रेस अलग है। सेंट थॉमस में जाइएगा, ड्रेस अलग है। ड्रेस कोड तय करना स्कूल का प्रबंधन का काम है।
बोर्ड का काम है वो अच्छा सिलेबस तैयार करे, अच्छे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और बोर्ड से अधीन जो मदरसे स्कूल हैं उनमें फैसिलिटी उपलब्ध कराए। वो 2012 से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी को पढ़ाने के बावजूद मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को राज्य सरकार नहीं मांग रही है। हम ये कह रहे हैं, जब सरकार कोई एग्ज़ाम करा रही है, राज्य सरकार एक एग्ज़ाम करा रही है मदरसा बोर्ड के अधीन थ्रू, और उस एग्ज़ाम के बाद जो मदरसा बोर्ड राज्य सरकार की तरफ से डिग्री दे रहा है हाई स्कूल की और इंटर की, उसको राज्य सरकार नहीं मान रही है। पहले उसको वैलिड करा लीजिए आप। ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं इनका स्वागत करते हैं हम, लेकिन साथ साथ ये भी कराइएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के ऐलान के बाद हमने देहरादून के कई मदरसों में सर्वे भी किया, तो वहीं आजाद कॉलोनी में मुफ्ती रईस अहमद काजमी के मदरसे में गए तो काजमी का कहना था कि मदरसों में मुसलमान के बच्चे तो आते ही थे, हिंदू के बच्चे कैसे आ जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में नए शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि नए शिक्षा सत्र से वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं मदरसे से जुड़े संचालक और मुफ्ती व मौलाना, हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद काजमी साहब। आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया जी। क्या कुछ कहेंगे आप, वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले मदरसों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एनसीईआरटी सिलेबस का लागू करना कोई बुरा नहीं है। ये मदरसों के लिए ये कोई नई पहल नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नया काम है। मदरसे वाले जब से हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह तरक्की की राहें पकड़ने की तरफ जा रहा है और लोगों ने समझा है कि हमारे लिए दुनियावी और दीनी दोनों तालीम ज़रूरी हैं, तो मदरसे वाले पहले से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा रहे हैं कुछ मदरसे वाले, और कुछ मदरसों में तो बाकायदगी के साथ जो है 5वीं तक और 8वीं तक और 10वीं तक, हत्ता के दारुल उलूम देवबंद ने भी ऐलान किया है कि हम लोग उसी बच्चे का आलिमियत में दाखिला लेंगे जो यहाँ 10वीं हाई स्कूल करके आएगा। तो मदरसे वाले ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। रहा हमारे उत्तराखंड का मसला, तो ये यहाँ के एतबार से माननीय चेयरमैन साहब की बहुत अच्छी पहल है कि वो जो है दीनी तालीम के साथ साथ हमारे अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाना चाहते हैं। मगर मेरी थोड़ी सी इसमें एक उनसे गुजारिश है, और मेरा मानना ये है कि ये जो मदरसे हैं वक्फ बोर्ड के, ये सदियों से चले आ रहे हैं, तो जाहिर है कि ये खालिस धर्म का काम करते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह पढ़ाते हैं। तो जाहिर है कि हमारे समाज को जिस तरीके से अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियरों की ज़रूरत है, अच्छे वकीलों की ज़रूरत है, ऐसी बेहतरीन मौलवियों की ज़रूरत है, बेहतरीन कारी और हाफिज़ों की ज़रूरत है, बेहतरीन इमामों की ज़रूरत है, बेहतरीन मुफ्तियों की ज़रूरत है, बेहतरीन काजी की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 4 या 5% हैं। इस 5% को हुकूमत को भी बहुत फिक्र लगी हुई है, और हमारे बिरादरान वतन भाई हैं उनको भी बहुत जो है फिक्र लगी हुई है। और माने चेयरमैन साहब जो सरकारी नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, सरकार ने अपॉइंट किए हैं, तो उनको भी बड़ी फिक्रें लगी हुई हैं। तो मेरा मानना यह है कि हर ज़िले से, हर इलाके से वक्फ बोर्ड को संगठित करके, मजबूत करके, बजाय इन मदरसों को जो है ड्रेस कोड लागू करने के और इनमें मुदाखलत करने के, मेरी बहुत अच्छी राय यह है कि वो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर देते। इनसे ज़्यादा नफ़ा उसमें होगा। इसमें होगा क्या कि ये 4-5 साल माने चेयरमैन साहब आए, ये चूँकि माने चेयरमैन साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपके सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से कि भाई वो इसमें उलझेंगे, कुछ लोग अभी चेयरमैन साहब से उलझेंगे, ये ड्रेस कोड चेंज करने की कोशिश करेंगे, मौलवी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। चूँकि मौलवियत का भी मुस्तकिल एक ड्रेस कोड है। भाई कुर्ता पायजामा इसे पंडित तो नहीं पहनते, इसे चर्च में भी नहीं पहनते, इसे किसी कॉलेज में लागू नहीं है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्था का एक ड्रेस कोड होता है। मदरसा का मदरस में ये ड्रेस कोड है। इससे दूर से देखते पता ये चलता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट मदरसे का है, कुर्ता पायजामा एंड टोपी, कि ये मदरसे का बच्चा है, ये हदीस पढ़ता है, कुरान पढ़ता है।
एनसीईआरटी दुनियावी तालीम की बात बहुत अच्छी है, मगर ड्रेस कोड पता तो चले क्या ड्रेस कोड लागू करेंगे। अगर इन्होंने पैंट कोट, जैसे अभी मैंने एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा कि वो इसमें ड्रेस कोड लागू करेंगे, यानी मदरसे के बच्चे भी कोट पैंट और शर्ट में आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब आपका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद काज़मी साहब, जिनका साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स का स्कूलों में कुर्ता पजामा को हटाकर ड्रेस कोड लागू करना एक सपने की तरह रह जाएगा, और जब तक ये कार्य पूरा होगा उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री अखिल अहमद ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा सरकार हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी मस्जिद और मदरसों का सर्वे कराती है। यदि उत्तराखंड सरकार ड्रेस कोड में कोई बदलाव करेगी तो वह सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार वाराणसी और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है और धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत धर्मनगरी हरिद्वार के संत समाज भी कर रहे हैं। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान होगी। हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने को लेकर गढ़वाल कमिश्नर द्वारा कुछ दिन पहले हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तो वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की महत्वपूर्ण योजना है। बनारस और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ही हरिद्वार हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर बनाने के लिए हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। धरातल पर कार्य करने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि कॉरिडोर बनाने के लिए अतिक्रमण रोड़ा ना बने, हमारे द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित करके उसे हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में यह कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में हर की पौड़ी दिव्य और भव्य रूप में नजर आने वाली है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो पहली आवश्यकता होती है अतिक्रमण की। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का समर्थन समाज द्वारा भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का यह कहना है कि हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत के हर कोने के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ अगर विकास का कार्य होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी का कहना है कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर के साथ ही भारत सरकार देश के कई प्राचीन सिद्धिपीठ का विकास कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। यह उत्तराखंड के साथ ही पूरी दुनिया के लिए विशाल धरोहर होगी और हर की पौड़ी की दिव्यता भव्यता विराट होगी। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। इस कॉरिडोर को बनने के बाद हर की पौड़ी की दिव्यता भव्यता और भी विराट और दिव्य हो जाएगी। काशी विश्वनाथ का निर्माण होने के बाद काशी विश्वनाथ में जो आवागमन है लोगों की,
उसमें मुझे लगता है कि हजारों गुना वृद्धि हुई है। काशी में कभी इतनी आय नहीं आई काशी विश्वनाथ में, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन के बाद 1000 गुना लाभ हुआ है। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म कुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म आज हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। भारत के विभिन्न स्थानों पर जैसे भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, महाकाल का बना, विंध्याचली माता का बन रहा है, प्राचीन जितने मंदिर हैं भारत के, सब जगह भारत सरकार और राज्य सरकारें इस ओर अग्रसर हैं। जो हमारे प्राचीन संस्कृति ऋषियों की रही है, जिन्होंने बड़े बड़े देवालय मठ मंदिर बनाए संस्कृति के रक्षण के लिए, तो उसका एक भाग है ये। और भगवती गंगा का कलयुग में इतना प्रभाव है, हर की पौड़ी एक प्रधान तीर्थ है, तो वहाँ अगर विकास का कार्य होता है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार देश और विदेशों में अपनी धार्मिक पहचान के लिए विख्यात है। राज्य सरकार द्वारा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड को बनारस और महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। इससे उत्तराखंड के पर्यटन में भी इजाफा होगा और साधु संतों ने सरकार द्वारा की जा रही इस पहल का स्वागत किया है। अब देखना होगा सरकार कितनी जल्दी धरातल पर इस महत्वपूर्ण योजना को उतार पाती है। यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराई जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दे दी है। अब तक कक्षा 8 तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ अशासकीय स्कूलों में भी इस तरह के नियम का प्रावधान किया गया है। सरकार की इस पहल पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने आभार जताया। अशासकीय स्कूलों में भी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराए जाने पर अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी और अब सरकार ने उनकी भी सुध ली है। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। सर, पहले तो मैं धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत पैसे खर्च होते थे बुक्स में, बहुत महंगी महंगी बुक्स आती थी, तो हमारे उससे बहुत पैसे खर्च होते थे। हमारे मम्मी पापा इतने वो नहीं कर पाते थे पैसे, पर अब मैं सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और आगे हमें बहुत फ़ायदा होएगा। हमें पढ़ने के लिए हम पे बुक्स नहीं होती थी, हम खरीद नहीं पाते थे और उससे अब हमें बुक्स मिलेगी तो हमें बहुत बहुत फ़ायदा होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर दवा माफिया का इस कदर बोलबाला है कि वो नियम को भी ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। आलम यह है कि ब्लैक लिस्टेड दवा को भी उत्तराखंड में सप्लाई किए जाने की तैयारी की जा रही थी। मामला प्रकाश में आया तो अधिकारियों ने भी अब कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अब दवा मामले का भंडाफोड़ हुआ तो कंपनी को खुद पर कार्रवाई होती देख उसके द्वारा विभाग को लिखित पत्र देते हुए दवा डेक्सा इंजेक्शन को टेंडर से हटाए जाने के लिए कहा गया। दरअसल एग्रोन कंपनी की दवा जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड थी, जिसे बिना बताए कंपनी के द्वारा उत्तराखंड सरकार को यह दवा भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। मामला संज्ञान में आने के बाद कंपनी ने इसको लेकर एक पत्र लिखा, जिसमें कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि इस दवा को टेंडर में ना जोड़ा जाए। राज्य की पॉलिसी के अनुसार यदि कोई भी दवा किसी भी राज्य में ब्लैक लिस्ट होती है तो वो भी प्रतिभाग नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी ने विभाग की आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रबंध किया। आपको बता दें कि साड़ी घोटाले में शामिल प्रतिनिधि के द्वारा ही ये दवा सप्लाई की जा रही थी। अब अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि कंपनी के द्वारा गलत शपथ पत्र दिया गया और जिसको लेकर कार्रवाई जा रही है।
एग्राउंड का एक एफिडेविट है कि उसमें ये लिखा है कि मैं ब्लैक लिस्टेड नहीं हूँ। उसके इस एफिडेविट पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि वो कंपनी की एक दवाई कुछ स्टेट्स में दीवार है, तो उसमें हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि आपका ऐसा एफिडेविट क्यों हमें प्राप्त हुआ है। खबर सतपुली से है, जहां पर ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर मरीज के तीमरदारों से 108 कर्मी जो अबुदाबी के 108 वाले डॉक्टर शिव कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई। राज्यपाल के आदेश पर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। अबुदाबी की रात को कर्मी से डॉक्टर ने नशे की हालत में अभद्रता की और साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी देख लेने की बात कही। ये खबर हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले प्रमुखता से दिखाई गई और जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद शासन स्तर पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे थे और सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को भी दी जा रही थी और पात्र लोगों को योजनाओं के माध्यम से भी लाभान्वित किया जा रहा है। अबुदाबी की तहसील दिवस में सड़क निर्माण, पेंशन, शिक्षा, पशुपालन, राशन कार्ड आदि को लेकर प्रमुख समस्या उजागर हुई और जिनका निराकरण किया गया। तहसील दिवस में एसडीएम देवानंद शर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC आर्य, खंड विकास अधिकारी दिनेश जोशी सहित अन्य अधिकारी एवं जनता उपस्थित रही। देखिए, अगर आपको सीमांकन जी, आज तहसील दिवस के कार्यक्रम में बड़कोट में आज आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में आज लोग आए हैं और अभी तक 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ सुझाव भी लोगों द्वारा दिए गए हैं और संबंधित विभागों को मौके पर ही कार्रवाई हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसमें समस्याएं सभी प्रकार की हैं कि जैसे कुछ अधिकतर समस्याएं PWD PMGSY से रिलेटेड हैं, रास्तों और सड़कों की स्थिति को लेकर। कुछ शिकायतें ऑल वेदर रोड के कारण जो परिसंपत्तियों का आसपास नुकसान हुआ है उससे संबंधित भी है। कुछ शिकायतें शिक्षा विभाग, समाज कल्याण को लेकर हैं, अध्यापकों की कहीं रिक्त स्थानों को लेकर, या एक आध प्रकरण पेंशन वाले भी आए हैं। तो इस प्रकार विभिन्न समस्याएं प्राप्त हुई हैं और प्रयास यही है कि जिन भी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा सकता है वो किया भी जा रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया है। सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए एसएसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए, तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और साथ ही एसएसपी ने कहा कि तस्करों की सप्लाई चैन तोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। गलती से इसमें लगातार थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको भी लगाया, जिला स्तरीय जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो भी लगी है। और मेनली अभी पिछले 1 महीने में लगभग हमारे 8 केसेस NDPS के रजिस्टर हुए हैं और इसमें काम जो किया जा रहा है उसमें फोकस हमारा मेन जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने पे फोकस किया जा रहा है। खबर अब चमोली से है, जहां पर पुलिस चौपाल में व्यापारियों ने बाजार की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निजी वाहनों को बाजार में खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया, जिससे रोज रोज लगने वाले जाम से निजात मिल सके। बताया गया कि बाजार में लगने वाले जाम का एक प्रमुख कारण सड़क मार्ग की तंग हालत भी है। BRO सड़क के रखरखाव
पर ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे दोनों बाजारों के बीच बने स्लाइड जोन पर सड़क की हालत खस्ता हाल होने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और दोनों ही बाजारों के बीच डामरीकरण नहीं किए जाने के कारण बाजार धूल से अटे पड़े रहते हैं। इस मौके पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार ने साइबर क्राइम, नशे के कारोबार और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले धोखाधड़ी से बचने के उपायों को साझा करते हुए सावधान रहने की जरूरत पर बल दिया और पुलिस की मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने सभी लोगों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस को सहयोग देने की भी बात कही और कहा कि उनके द्वारा बैठक में लिए गए सुझावों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उतना ही ज्यादा साइबर फ्रॉड होगा। ठीक है, और आजकल जिले में एसपी द्वारा ग्राम में जाके चौपाल लगाने के प्रोग्राम बनाए गए हैं, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, ड्रग्स, महिला संबंधी अपराध और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम पुलिस में या सर्विस डिलीवर करने में, जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप, घोड़ा शक्ति ऐप, ट्रैफिक आई ऐप, इन संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है, अवेयर कराया जा रहा है। लोगों को जागरूक रहना है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी कॉल्स आते हैं, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, फ्री में कुछ नहीं है आजकल की टाइम में, तो लोगों को अवेयर रहना है, क्यों, क्या, कैसे, उस बारे में जानकारी करनी है। उनके आसपास खबर चमोली से है, जहां पर डॉक्टरों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर ब्लॉक प्रमुख का विरोध किया। और आपको बता दें कि 12 दिसंबर को बीडीसी बैठक से डॉक्टर को सदन से बाहर किया गया था और जिसको लेकर डॉक्टर अक्षत थापा ने कहा कि मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में चिकित्सक संघ ने खुले रूप से डॉक्टरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग करते हुए पीएचसी देवाल के चिकित्सकों ने बाहों में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चिकित्सकों ने डॉक्टर के साथ किए गए दुर्व्यवहार की घोर निंदा की और कहा कि अगर पीड़ित चिकित्सक से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हमको मजबूरन आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। घटना से चिकित्सकों में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज हम काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए, क्योंकि विगत 12 दिसंबर को मुझे निर्देश हुआ था कि मैं क्षेत्र पंचायत की बैठक जो कि खेस में आयोजित हुई थी 12 तारीख को, वहाँ पे जाके अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करें। मैं ससमय वहाँ पहुँचकर जब अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने गया स्वास्थ्य विभाग का, जब उस बैठक में जब स्वास्थ्य विभाग का क्रम आया और पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग से कौन प्रतिनिधित्व करने आया है, तो मैंने बताया कि मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तब उस सभा में सभी के समक्ष, सभी मीडिया कर्मी, सभी अधिकारीगण, सभी और लोगों के समक्ष ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा मुझे अभद्र भाषा में और यह कहा गया, अभद्र लहजे में यह कहा गया कि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।